Hello everyone. I am Mrs. Roy from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School. In a previous lecture, we had discussed about meaning of organizing, process of organizing, the concept of organizing process. We have already discussed about that कि किस तरह से assign करी थी duties है थी इनकी relations थे. Today we are going to start फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फर्स्टली वी टॉक अबाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन is a system of well-defined job, each bearing a definite measure of authority, responsibility and the accountability. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एकदम क्लियरली पढ़ते हैं कि ये है क्या. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉर्मल है. बिकॉज ऑफ दैट इसमें सभी लोग, ईच एंड एवरी पर्सन जो भी है, सभी एक मोटिव को लेके काम कर रहे हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना वर्क है, सभी अपने अपने जो उनको वर्क दिया गया है, सभी अपने कार्य के मतलब अपने वर्क के लिए जो होते हैं, जो वर्क उनको दिया गया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी समझते हैं. सभी अपने अपने जो उनको वर्क दिया है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्सिबल हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. अब सबका अलग अलग डेफिनेशन था. जैसे इसको बोल सकते हैं, इट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज़ डिज़ाइन बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क. क्या था? ये एक तरीका का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं वो इसको रेडी करते हैं, ताकि इस कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके, जो पर्टिकुलर टास्क है उसको पूरा किया जा सके. अब अकॉर्डिंग टू हमारे चेस्टर बनार्ड थे, उन्होंने क्या कहा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज सिस्टम of coordinated activities of two or more person toward a common objective. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें दो या दो से अधिक पर्सन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे पर्सन इंक्लूडेड होते हैं जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव यानी एक कॉमन टास्क को, पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं. ठीक है. ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये फॉर्मल है क्योंकि इसमें पर्टिकुलर टास्क को, चाहे एक या दो पर्सन हो, पर्टिकुलर टास्क को कर रहे हैं. और इसका जो भी इसकी एक्टिविटी जो करवाई जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? टॉप मैनेजमेंट के. टॉप मैनेजमेंट ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर करता है और उसके अकॉर्डिंग ये वर्क किया जाता है. अब फीचर्स क्या क्या है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं. सबसे पहले होता है, it is a deliberately design by the top management. ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है. सबसे पहला जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव हो गया. मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मेन मोटिव क्या है? एक फॉर्म है, उसका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव है कि प्रॉफिट अर्न करना. प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाएगा? सेल को बढ़ाकर. अब उस सेल को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इसका पूरा जो हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में पढ़ा था, सारा कुछ पहले प्लानिंग करी जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है जो टॉप मैनेजमेंट जो इसका स्ट्रक्चर है वो तैयार करता है. ठीक है. इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू परफॉर्म देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज़. इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसमें वर्क को ध्यान दिया जाता है कि वर्क क्या है. वर्क पे इम्पॉर्टेंट होता है. उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गई है, पर्सनल चीज़ हो गई है, वो नहीं ध्यान दिया जाता है, उनकी फीलिंग्स को नहीं दिया जाता है. ये डिसिप्लिन बेस्ड होता है कि जो वर्क आपको दिया गया है आपको वो वर्क कंप्लीट करना है. एनी हाउ, किसी भी तरीके से आपको ये वर्क कंप्लीट करना है. तो इसमें क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये इट इज़ इम्पर्सनल बिकॉज इसमें पर्सनल हमारी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं उसको नहीं देखा जाता है. इसमें सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क किया जाता है. इसमें वर्क की इम्पॉर्टेंस होती है, पर्सन की नहीं. आपका काम देखा जाता है, पर्सन नहीं. पर्सन उस टाइम पे अगर काम नहीं दे रहा है तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है. नेक्स्ट होता है, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप. अब इसमें क्या, ये जो होता है ये बेस्ड ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क होता है. ठीक है. अब इसमें इसके डिवीज़न ऑफ वर्क होता है क्योंकि इसमें हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग दिया जाता है. तो उसके क्या, ये एक चीज़ है जिसमें ये ध्यान रखता है सबको अपना अपना
अपना अपना पार्ट पता होता है, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होती है, अपनी अपनी पोजीशन पता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल के तौर पे अगर है कि अगर XYZ एक कंपनी है, उसको अपने प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न करना है तो सेल करनी पड़ेगी। तो जो स्ट्रक्चर बनाया है सेल डिपार्टमेंट ने आपके परचेज डिपार्टमेंट ने लेकर जो भी चीज़ ऑर्डर दिए गए उसको नीचे अंडर जो उनके वर्क करते हैं उनको उस चीज़ को फॉलो करने पड़ेंगे। दैट मीन्स ये होता है कि इसमें सब कुछ क्लियर होता है कि हमें किसको रिपोर्ट करनी है, कैसे रिपोर्ट करनी है, किसको देना है अपनी सारी रिपोर्ट, अपने वर्क कंप्लीट करके किसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। सबको अपनी अपनी पोजीशन पता होती है और सभी का एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इट ले डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर एसेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूल्स और प्रोसीजर पे डिपेंडेंट होता है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है, नियम जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ये पहले ही बना दिए जाते हैं। ठीक है, और ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को, सारे पर्सन को इस रूल को फॉलो करना पड़ता है। इट्स अ कंपल्सरी, इसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है effort of various department are coordinated, interlinked and integrated through the formal organization। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना वर्क होता है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है एक दूसरे से लिंक्ड होती है। लाइक अगर मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट है तो उसने डिटेल सारी सेल्स को दी, सेल्स डिपार्टमेंट परचेज को बताएगी हमें कितनी और प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो अगर ये ना हो, इनका कोऑर्डिनेट ना हो तो वर्क प्रॉपर ना हो पाए। तो ये थे हमारे फीचर्स। लाइक पॉइंट ऑफ फीचर्स इज दैट, अगर मैं अलग पॉइंट लेकर डिफाइन करूँ इसको, तो इट हैज़ डिफाइन इंटर रिलेशनशिप, इट इज़ बेस्ड ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर, राइट है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क, इनमें सबका अलग अलग डिवाइड किया जाता है। इट इज़ इम्पर्सनल, बिल्कुल इसमें पर्सनल टच नहीं देखा जाता। इसमें मैंने बताया, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी इंपॉर्टेंस होती है, वर्क की इंपॉर्टेंस होती है, पर्सन की नहीं। एंड इट इज़ मोर स्टेबल, ये काफ़ी स्टेबल होता है। अब जैसे आपको इस स्ट्रक्चर से पता चल रहा है, देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ टॉप, यहाँ पर देखिए ये टॉप है, टॉप मैनेजमेंट है। इन्होंने अपने नीचे जो थे उनको अथॉरिटीज़ को ऑर्डर दिया। मे बी आप इनको समझ सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये उन्होंने हेड दिया है, अपने हेड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी। तो उन्होंने क्या किया, अपने अंडर जो वर्क कर रहे थे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब आप देखिए सारे चीज़, सब पर्सन एक दूसरे लिंक्ड है कि अगर ये जो वर्क करेंगे ये एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। जब ये सारे इन्फॉर्म करेंगे तभी ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पर वर्क की इम्पॉर्टेंट होती है, रिमेंबर दैट, वर्क की इम्पॉर्टेंस होती है, पर्सन की नहीं। नेक्स्ट आता है, हमने फीचर्स पढ़ लिए इसके बारे में। एडवांटेज, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक इजी फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि क्या होता है कि हम इजीली जो होते हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे दी है, क्योंकि इनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हम इनको एक फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि भाई सभी को पता होता है कि हमारा वर्क क्या क्या है, इनको सब पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ईच एंड एवरी पर्सन नो देयर अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट इनको अच्छी तरीके से हम पता रहता है, तो इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना हमें आसान होता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको हम ये वर्क डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देना आसान हो जाता है। लाइक दैट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हैव बीन ऑलरेडी फिक्स्ड, ये ऑलरेडी फिक्स्ड होता है कि हमें ये देना है। जिससे हमने आपको बताया था प्लानिंग प्रोसेस था कि वी हैव फिक्स दैट कि हमें ये वर्क इनको देना है, तो वो वर्क हम दे देते हैं, तो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी क्रेडिट कौन लेगा, वही लेंगे। तो यही होता है कि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो फिक्स रहती है। ठीक है, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, दिस ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। भाई एक पर्सन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है तो दूसरा पर्सन उस वर्क को नहीं करेगा, सो दैट हमारा वर्क भी होता है कि एक प्रोसेस के एक ही जैसे कर रहा है, कोई लोग एक ही वर्क को 4 लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड होता है बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ फेयरली प्रोटेक्टेड, जो एम्प्लॉय का बिहेवियर होता है, जो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन, जो क्योंकि देखो ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्क की इंपॉर्टेंस होती है,
ठीक है। वर्क को लेकर ही काम किया जाता है। तो जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो काम के प्रति जो वर्क होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर वर्क की बात कर रहे हैं, जो आपका मोटिव है उसके लिए आप जो वर्क कर रहे हैं उसके प्रति बिहेवियर पता चल जाता है कि आप वर्क कैसा कर रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको पकड़ लिया जाता है। ठीक है। यूनाइटी ऑफ कमांड थ्रो एन एस्टेब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड, बिल्कुल अगर ये ना हो पाए, अगर कोऑर्डिनेट ना हो वर्क, इसमें एक से एक आपको पता है कि इसमें क्या होता है, एक का वर्क दूसरे से लिंक्ड होता है, अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये वर्क ढंग से नहीं हो पाता। तो इसमें क्या होता है, ये कमांड पॉसिबल होता है कि लोगों को जो कमांड दिया जाए, जो भी ऑर्डर दिए जाएं, वो उसको उसको फॉलो करें, उस रूल्स को फॉलो करें, ऑर्डर को समझें, ऑर्डर को मानें और उसी के अकॉर्डिंग वर्क करें, और वर्क करते ही हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाई जाती है। स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन इज दैट कि सभी अपने अपने, सभी को पता है कि हमारा वर्क क्या क्या है, एंड ईच एंड एवरी पर्सन नो अबाउट देयर राइट्स, कि उसमें उनके अधिकार क्या क्या हैं, उनको कैसे करना है और कैसे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो वो अपनी अपनी लिमिट में रहकर अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपने अपना वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है, रिजल्ट जो होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। रिजल्ट अच्छा मिलेगा, अगर उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है तो रिजल्ट भी डेफिनेट हमें अच्छा मिलता है। तो इसीलिए ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज हैं। इफ़ वी नो डैट कि अगर किसी के एडवांटेज हैं तो किसी के डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो इसके लिमिटेशंस भी हैं। क्या क्या लिमिटेशन है? द फॉर्मल कम्युनिकेशन में लेड टू अ प्रोजिकल डिलेस, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नियम होने के कारण, कुछ रूल्स होने के कारण हम अपना वर्क नहीं कर पाते, टाइम के अकॉर्डिंग अपना वर्क नहीं दे पाते। लैक ऑफ इंटेटिव्स, दैट मीन्स क्या होता है, डू नॉट प्रोवाइड एडुकेट रिकॉग्नाइजेशन टू क्रिएटिव टैलेंट एंड सब फर्स्ट ये होता है। देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो पर्सन, यानी जो हमने ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने जैसे ऑर्डर किया हमें वही करना पड़ता है। हम अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाते क्योंकि उन्होंने जैसा हमें कहा है हमें वैसा ही करना है, उसके अलावा हमें नहीं करना। नेक्स्ट इज more emphasis of structure and work, difficult to understand all human relationship in enterprises as its place। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर वर्क को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ह्यूमन की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। अगर आप वर्क करते हो ओके, अगर आप वर्क करते हो तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वर्क नहीं करते हो तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप वर्क करते हो तो ओके। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर किसकी इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर हमें मतलब लोगों के वर्क की इम्पोर्टेंस है, उनकी पर्सनल थिंग्स की इम्पोर्टेंस नहीं है, ह्यूमन रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वर्क की इम्पोर्टेंस होती है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ formal organization, right? Formal organization or informal organization. Informal organization we will upload in next video.